गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अप्लाइड मैकेनिक्स में फोर्सेस पढ़ रहे थे, उसके टाइप्स पढ़े, कंपोनेंट्स पढ़े, और आज देखते हैं कि उसको रिजॉल्व कैसे करना है हमने फोर्स को। और उसके बाद पढ़ेंगे हम कि एक एग्जांपल करेंगे उसको रिजॉल्व करने का, और साथ में आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स भी कवर करेंगे। रिजॉल्व्ड फोर्सेस कैसे रिजॉल्व करनी है, तो पहला स्टेप है स्प्लिट ऑफ फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट यूनिट इज कॉल्ड resolution of forces. This is the reverse process which consists of expressing a single force in terms of their components. तो हमने क्या करना है, जो फोर्सेस है उसको रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम करेंगे इसको। तो फॉर एग्जांपल ये कोई आपका डायग्राम है, जैसे यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये कोई फोर्स लग रही है एफ एट एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस पे। तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, और जिस एंगल पे जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस पे, उस एक्सिस को हम ले लेते हैं कॉस थीटा, और जो उसका दूसरा एंगल है वो ले लेते हैं साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका अगर फोर्स को एक्स एक्सिस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो अगर वाई एक्सिस में लिखेंगे इसको ले लेंगे एफ साइन थीटा। तो ये आपका रिजॉल्व हो गया किसमें, एफ ये फोर्स हो गई रिजॉल्व ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कोई क्या बोलते हैं एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वर्टिकल वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है। इसमें फोर्सेस लग रही है 6 किलो न्यूटन अपवार्ड लग रही है, और 5 किलो न्यूटन एक्स एक्सिस में लग रही है लेफ्ट साइड। फिर 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन एंगल पे लग रही है, ये अलग अलग एंगल एट एन एंगल 35 और 50 पे। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, जो तो पहले ही इसमें एक्सिस में रिजॉल्व किए हुए हैं उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो एंगल पे हैं उसको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। तो जो 20 किलो न्यूटन है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। तो एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस से 35 डिग्री, तो ये लिख लिया हमने 20 कॉस 35। अब डायरेक्शन का देखना है हमने, एक्सिस पे जिस तरफ को हम पॉजिटिव लेते हैं राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को लेते हैं नेगेटिव। और वाई एक्सिस की बात करें तो अपवर्ड लेते हैं हम पॉजिटिव, और डाउनवर्ड लेते हैं नेगेटिव। तो ये लग रही है हमारी राइट साइड को फोर्स लग रही है, तो इसलिए हमने इसको ले लिया पॉजिटिव। उसी के साथ में नेक्स्ट फोर्स है हमारी 30 किलो न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड लग रही है और लेफ्ट साइड लग रही है। तो ये आएगी हमारी नेगेटिव 30 साइन 50 डिग्री -5 है, जो आपकी एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड लग रही है। तो ये आ गई, जितनी भी एक्स एक्सिस में फोर्स लग रही थी वो आपकी एक्स एक्सिस में ऐड कर ली। फिर इसका एक एक कंपोनेंट 30 न्यूटन और 20 न्यूटन का एक एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में भी है, तो उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले अपवर्ड जा रही है आपकी 6 किलो न्यूटन एक्स एक्सिस में, इसको लिख लिया। उसके बाद डाउनवर्ड जा रही है हमारी कौन कौन से दो कंपोनेंट, 20 के भी और 30 के भी एक एक कंपोनेंट डाउनवर्ड जा रही है, इसलिए इसको माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। यह आ गया माइनस साइन 35 डिग्री, क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस पे बना रहा था इसलिए ये साइन आ जाएगा। और ये आपके वाई एक्सिस पे एंगल बना रहा है 50 डिग्री, इसीलिए इसको लिखेंगे हम -30 कॉस 50 डिग्री। और इसके बाद जब कॉस 35 साइन 50 और साइन 35 कॉस 50 की दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट्स की फोर्सेस। तो रिजल्टेंट जो फोर्स निकालते हैं वो होता है आपका R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्टेंट R। इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और जो आपका थीटा एंगल है वो निकलता है आपका tan इनवर्स y बाय एक्स। तो ये आपका निकल गया। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व करना है और इस तरह से फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्सेस निकालनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, इसी तरह से फोर्सेस निकलेगी। नेक्स्ट हमने करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये हमने कर भी लिया है लेकिन फिर भी एक बार इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। A force may be applied at any point on its given line of action without altering the resultant effect external to the rigid body on which it acts। अगर कोई हमारी रिजिड बॉडी है तो हम उस पे किसी भी लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं और किसकी, रिजिड बॉडी पे। तो वो क्या है, उसके विदाउट अल्टरनिंग द रिजल्टेंट इफेक्ट, जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसको अल्टरनेट करे बिना, तो हम उस पे लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे डायग्राम बना है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे हम क्या है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं या पे यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये है मेनली रिजिड बॉडी के लिए। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ये हमने पढ़ा भी है। If two forces acting simultaneously on a particle to represent in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonals of the parallelogram which passes through the point of intersection। अगर किसी पॉइंट पे, ये डायग्राम देख लो यहाँ पे, P और Q कोई फोर्स लग रही है किसी पॉइंट पे, तो इसका रिजल्टेंट क्या है हम किससे शो कर सकते हैं, R से, और जो कि क्या है डायगोनल है, जो कि क्या है इसकी डायगोनल है और इसके डायरेक्शन में है किसी, ये जो इनकी दोनों के जो फोर्सेस है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो दोनों है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा और जो ये एंगल रहेगा ये है आपका अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आपका डायरेक्शन मिल जाएगी, इसलिए क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी है, ये आपने पढ़ाई होगा, W इक्वल्स टू mg, जो आपका वेट है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जो आपने कोलिजन इसमें भी पढ़ा होगा। और G क्या रहता है आपका 9.81 रहता है, और आपका M क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। तो ये क्या है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी है। जो ग्रेविटी क्या है, कोई भी जो मास है बॉडी का मेनली, उस पे क्या है एक फोर्स लगाती है, जिसके कारण क्या है ये अपनी तरफ क्या है हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं,
जी से डिनोट किया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी भी हम इसको बोलते हैं, जिसको स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। एम क्या है, मास है, तो ये क्या है, और इसकी जो वैल्यू है वो 9.81 मीटर पर सेकंड रखते हैं हम। और नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर फोर्सेस आर एडेड और रिमूव्ड from the system of force, there will be no change in the system and position of the body। ये क्या बोल रहा है, ये कोई फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखो आप यहाँ पे, ये कोई ब्लॉक है और दो पर्सन क्या है इसको बोथ साइड से फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर ये दोनों पर्सन इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या है, ये जो बॉडी है ये ना तो इसमें कोई चेंज आएगा, ना ही इसमें क्या है कोई मोशन में आएगा, ना ही इसके पोजीशन चेंज होगा, कोई भी नो चेंज आएगा इसमें। जो लिखा भी है देयर विल बी नो चेंज इन द सिस्टम एंड पोजीशन। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर बोथ साइड से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो फोर्सेस लग रही है हमारी, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।